Hello friends, my name is Ghazi Khan and today we are going to discuss about breathing and exchange of gases. क्लास 11 का चैप्टर है एनिमल फिजियोलॉजी का। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। सब समझते हैं जो ब्रीथिंग है वही रेस्पिरेशन है, जो रेस्पिरेशन है वही ब्रीथिंग है, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले हमें इनका बेसिक मीनिंग समझना होगा ब्रीथिंग का एंड रेस्पिरेशन का। सो बेसिकली द बेसिक मीनिंग ऑफ ब्रीथिंग इज टू एक्सहेल और इनहेल, यानी इस एयर को अंदर की तरफ लेना और एयर को बाहर की तरफ रिलीज आउट कर देना, उसी को बोला जाता है ब्रीथिंग। और जो रेस्पिरेशन होता है वो जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर करी है उसी का यूटिलाइजेशन करके एटीपी का फॉर्मेशन कराना, भी हम समझते हैं इसको बिल्कुल आराम से। फॉर एग्जाम्पल ब्रीथिंग, ब्रीथिंग is the inhalation that means सांस को और एयर को अपनी अंदर की तरफ लेना बॉडी में, एंड एक्सहेलेशन दैट मीन्स टू रिलीज आउट द एयर फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से एयर को रिलीज करा देना। अब इनहेलेशन के टाइम पे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुकी होती है, सो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ाने के लिए की जाती है ये। और एक्सहेलेशन, बॉडी में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका होता है, जिसको रिलीज आउट कराने के लिए क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जो बॉडी में बढ़ा हुआ है इसे रिलीज आउट कराने के लिए एक्सहेलेशन किया जाता है। ये रिलीज आउट हो जाएगी बॉडी से और ये बॉडी में एंटर करती है। यहाँ पर इनहेलेशन को ही बोला जाता है इंस्पायरेशन, दैट मीन्स टू टेक द एयर इनसाइड आवर बॉडी। एक्सहेलेशन को ही बोला जाता है एक्सपायरेशन, दैट मीन्स टू रिलीज आउट द एयर, टू रिलीज आउट द एयर फ्रॉम द बॉडी। अच्छा, एक बार आप ये ब्रीथिंग का प्रोसेस करके देखिए, सांस अंदर लेकर के देखिए और सांस बाहर की तरफ रिलीज करके देखिए, आपको महसूस होगा कि ये जो इनहेलेशन कर रहे हैं हम, इसमें हमारी एनर्जी यूटिलाइजेशन हो रहा है, हमें इसमें मेहनत करनी पड़ रही है सांस अंदर लेने के लिए। और जो एक्सहेलेशन है ये खुद ब खुद हो जा रहा है, इसमें कोई हमें मेहनत की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स जहां भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इनहेलेशन, वो प्रोसेस कैसे कहलाता है, एक्टिव प्रोसेस कहलाता है। ये कैसा प्रोसेस हो गया हमारा, इनहेलेशन एक्टिव प्रोसेस है ये। और यहाँ पर एटीपी का यूसेज हो रहा है, एनर्जी का यूसेज हो रहा है। और ये कैसा प्रोसेस हो गया एक्सहेलेशन, ये खुद ब खुद हुआ जा रहा है, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। दैट मीन्स दिस इज द पैसिव प्रोसेस। एटीपी की रिक्वायरमेंट, कोई रिक्वायरमेंट एटीपी की यहाँ पर नहीं है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ब्रीथिंग, दैट मीन्स द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन जस्ट। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन से पहले समझना होगा, अब जैसे हमने अपनी डाइट ली है, कोई भी खाना खाया उसमें ग्लूकोज, जो भी हमने खाना खाया, जो भी हमने डाइट ली है, फॉर एग्जांपल उसमें जैसे हमने राइस लिया है, ब्रेड ली है, रोटी ली है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। अब ये हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करती, पहले तो इन मॉलिक्यूल्स का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है। इन मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होने के बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, एंड एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। जब इनके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन हो चुका होता है तो ब्लड में पहुंच जाते हैं। और अच्छा, ब्लड में यहाँ से हमारी ऑक्सीजन भी जो है एंटर कर चुकी है, ब्लड में डिफ्यूजन होगा, ये एल्विलाई में लंग्स के पास, जैसे हम समझेंगे ये भी ब्लड में पहुंची है, ऑक्सीजन पहुंच चुकी है ऑक्सीजन। अब ये है ब्लड में भी पहुंच चुका है, और जो हमारे मॉलिक्यूल से जो हमने खाना खाया है उसका भी जो सबसे सिंपल फॉर्म है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, वो पहुंच चुकी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड। ठीक है, समझते हैं। जैसे फैटी एसिड्स फैट्स का कन्वर्जन के बाद होते हैं, अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज, ये भी हमारे ब्लड में जो है पहुंच चुके होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है हमने खाना खा लिया, ये हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब हो चुके हैं तो हमें एनर्जी मिल गई। अब खाना खाने का मतलब ये सारी चीज़ें ब्लड में पहुंच जाने का मतलब एनर्जी मिल जाना नहीं है। अब जो ये जो ऑक्सीजन आ चुकी है इसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वहां हमें एनर्जी प्रोडक्शन होता है, वहां हमें एनर्जी मिलती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6।
अब ये जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एंटर कर चुकी है और यही ग्लूकोज ही हमारे ब्लड में एंटर कर चुका है। अभी एनर्जी नहीं मिली है ग्लूकोज से, एनर्जी मिलती है जब ऑक्सीजन एंटर कर जाता है। अभी ऑक्सीजन एंटर जब कर जाएगा तो इसका फर्दर ब्रेक डाउन होगा और इसका ऑक्सीडेशन होकर ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और यहां पर बनती है हमारी एटीपी। तो यहां हुआ है एटीपी का फॉर्मेशन, एनर्जी फॉर्मेशन हमारा यहां हुआ है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। Understood? That means the meaning of respiration is to break down the molecules into carbon dioxide and to produce the ATP. That means the basic meaning of respiration is the utilization of oxygen to produce ATP or energy in the body. Understand? तो ब्रीथिंग का जो बेसिक मीनिंग है वो है हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन के टाइम में हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर कर चुकी होती है क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में कम हो चुका होता है। ये एक्टिव प्रोसेस है, एटीपी की रिक्वायरमेंट इसमें होती है। एक्सहेलेशन, एक्सपायरेशन ही बोलते हैं, इसमें जो है रिलीज आउट हमें करना होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये पैसिव प्रोसेस है, खुद ब खुद हो जाता है, एयर जो खुद ब खुद बॉडी से बाहर इधर रिलीज हो जाती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट यहाँ से बढ़ रहा है। अब ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हमारी बॉडी में बढ़ रहा है और ऑक्सीजन यहाँ यूटिलाइज हो जा रही है, तो यहाँ पर जो है हमारा ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन घट जाता है जिसकी वजह से इंस्पायरेशन करते हैं। और जिसका ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका होता है इसकी वजह से इसे बाहर बॉडी से बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, क्योंकि बिकॉज दिस इज द वेस्ट ऑफ अवर बॉडी, ये बॉडी के लिए वेस्ट माना जाता है। और यहाँ पर एटीपी प्रोडक्शन हुआ है, दैट मीन द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द, अंडरस्टूड? सो रेस्पिरेशन की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है हमारी समझ में आ चुका है अच्छे से। रेस्पिरेशन में और ब्रीथिंग में बेसिक डिफरेंस, और दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी रेस्पिरेशन की? द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन होना, टू प्रोड्यूस एटीपी और एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो हमने रेस्पिरेशन की जो है डेफिनेशन में समझ ली, द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एटीपी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल के तौर पे एक बार और समरी ले लेते हैं इसके समझने के लिए। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब हो चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने समझा था फैटी एसिड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये हमारी बॉडी में जो है एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब इनका जो है फर्दर ब्रेकडाउन होना है एनर्जी रिलीज करने के लिए, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है हमारे इनहेलेशन के थ्रू आ चुकी है बॉडी में, इनहेल किया हमने, ये ऑक्सीजन एंटर करी बॉडी में। अब इसका ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और एटीपी का फॉर्मेशन होगा, साथ में वाटर का ही फॉर्मेशन होता है, लिख देते हैं वाटर भी। तो अब ये जो वाटर का ही फॉर्मेशन होता है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ये बॉडी में हमारे वेस्ट की तरह काम करती है। इसे बॉडी से, क्योंकि इसमें बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ेगा तो बहुत दिक्कत हो जाती है, तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा नहीं है, इसे रिलीज किया जाता है। इसे रिलीज करने को क्या बोलते हैं, हमने एक्सेल कर दिया। तो हमारी एक चीज समझ में आ चुकी है कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड तो हैं, लेकिन दोनों का जो है हमने बेसिक डिफरेंस भी समझ लिया है। तो हम ये समझेंगे हमारी बॉडी में मैकेनिज्म चलता कैसे है, यानी ये प्रोसेस होता कैसे है। अब इसके लिए हमें मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। और ये बेसिकली जो मैकेनिज्म है बॉडी का, ये डिपेंड करता है हमारा दो चीज़ों पर मेनली। सबसे पहले तो ऑर्गेनिज्म देखेंगे हम, कैसा ऑर्गेनिज्म है, यानी उसकी बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है। सिंपल सा ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये हमारी तरह बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन बींग्स होगा। उस पर डिपेंड करेगा कि उन पर कौन सा ऑर्गन के थ्रू जो है ये प्रोसेस होगा। ये आपकी जनरल बॉडी सरफेस से ही हो जाएगा, गिल से होगा, लंग्स से होगा। तो सबसे पहले हमें इसकी देखनी होती है किस पर डिपेंड होता है, ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म से। ये डिपेंड होता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या फिर इसी को बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करेगा ये, किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो रखा है बॉडी में।
जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारा फ्लैटफॉर्म्स है, ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैं, ये ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग की जो बॉडी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो हमारे में पूरा एक ऑर्गन बना हुआ है इसका, जिसे हम बोलते हैं लंग्स। लंग्स के थ्रू ये प्रोसेस होगा। एंड एग्जाम्पल के तौर पर प्लेटीहेल्मिन्थ्स है हमारा, ये प्लेटफॉर्म्स जिसमें आते हैं। इसमें जनरल बॉडी सरफेस से हो जाएगा, बॉडी सरफेस से ही हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अंडरस्टूड। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पे मैकेनिज्म डिपेंड करेगा कि कैसे जो है ये प्रोसेस होने वाला है, और दूसरा डिपेंड करेगा कौन कहाँ पर रहता है। दैट मीन्स हैबिटेट पे भी डिपेंड करेगा कि कोई चीज़ वाटर में रह रही है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, एक्वेटिक हैबिटेट है। कोई ज़मीन पर रह रहा है, दैट मीन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। या कोई पानी में रह रहा है, दैट मीन्स एक्वेटिक हैबिटेट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हैबिटेट ले लेते हैं, फिश का ले लेते हैं। फिश पानी में रह रहा है, तो उसके पास गिल्स आ गए हैं, वो गिल्स से जो है इस प्रोसेस को करेगी। ह्यूमन्स बीइंग टेरेस्ट्रियल है, तो ये लंग्स से करते हैं इस प्रोसेस को। फ्रॉग है, फ्रॉग पानी में भी रहते हैं, तो गिल्स का इस्तेमाल करते हैं। जब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट शो करते हैं तो लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोसेस जो है हमारा बेसिकली डिपेंड होता है दो चीज़ों पे, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द सेकंड वन इज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टूड। हमने मैकेनिज्म समझ लिया, ऑर्गन समझ लिया, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन जो है इस मैकेनिज्म के लिए हैं। तो इसमें हमारा इस चैप्टर में मेन फोकस जो रहेगा वो ह्यूमन बींग्स पर रहेगा। हम इसके बारे में समझेंगे क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक गैसेस एक्सचेंज कहाँ से शुरू होता है। मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। ये बेसिकली नोज है। ये नोज का जो होल्स होते हैं इन्हें बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स एयर एंटर करती हैं नोस्ट्रिल्स में। नोस्ट्रिल के बाद ये जो चैम्बर होता है बना हुआ, इसे बोलते हैं नेजल चैम्बर। यहाँ एंटर करती है एयर नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर के बाद इस पूरे रास्ते को बोलते हैं नेजल पाथवे। नेजल पाथवे में जाती है। नेजल पाथवे के बाद ये माउथ है, माउथ से भी एंटर कर सकती है। यहीं पर आगे की साइड में होता है विंड पाइप, पीछे की साइड में होता है फूड पाइप, से बोलते हैं इसोफेगस। ठीक है, यानी आगे की साइड में हमारे प्रेजेंट होता है विंड पाइप, पीछे की साइड में होता है इसके फूड पाइप। ये फूड पाइप को बोला जाता है ईसोफेगस। तो हमारी एयर जो है यहाँ तक पहुँच चुकी है नेजल चैम्बर तक। नेजल चैम्बर, नेजल पाथवे, अब एयर जो है यहाँ एंटर करती है, दोनों की कॉमन ओपनिंग है। यहीं पर जो है हमारा जो है विंड पाइप प्रेजेंट है, यहीं पर फूड पाइप प्रेजेंट है। जो इसकी कॉमन ओपनिंग होती है इस वाले रीजन को बोला जाता है फेरिंग्स। इंपॉर्टेंट है ये। दैट मीन्स फेरिंग इज द कॉमन पाथवे फॉर बोथ विंड पाइप एंड फूड पाइप। अच्छा, फेरिंग्स के बाद ये जो विंड पाइप शुरू होता है इसके ऊपर ही लगा होता है लैरिंग्स, बिल्कुल स्टार्टिंग में लगा होता है। यहाँ कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स होता है, इसे बोलते हैं लैरिंग्स। व्हाट वी कॉल्ड इट, लैरिंग्स। यही हमारा वॉइस बॉक्स है। ये कार्टिलेज का बना हुआ है, इसका ही वाइब्रेट होने की वजह से जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। अभी फूड पाइप है, यहाँ पर ओपनिंग है लैरिंग्स की, इसकी विंड पाइप की। अब यहीं पर जो है खाना इसमें एंटर न कर जाए इसलिए बन लगा होता है कार्टिलेज का फ्लैप, ढक्कन लाइक प्रोजेक्शन लगा होता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसे बोलते हैं हम एपिग्लोटिस। ये लगा होता है ताकि यहाँ पर जो है फूड एंटर न कर जाए, जिससे फंदा लग जाता है कभी कभार एंटर कर जाता है तो। अब ये नीचे की तरफ आता है हमारा विंड पाइप।
विंड पाइप को बोला जाता है ट्रेकिया। तो हमें इसके बारे में समझना है, फूड पाइप के बारे में तो नहीं समझना क्योंकि पीछे की साइड में प्रेजेंट है और चैप्टर पढ़ना है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके बारे में जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में समझ चुके हैं हम। अभी नीचे की तरफ जब एंटर करता है ये फिफ्थ थोरेसिक लेवल पे जाके ये डिवाइड हो जाता है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। इसे एपिग्लोटिस को साइड में लिख देता हूँ। ये हमने जो बैकबोन के जो रीजन बना रखे हैं उसमें जो फिफ्थ थोरेसिक रीजन है वहां से डिवाइड हो जाता है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। क्या डिवाइड हो जाता है? हमारा विंड पाइप, दैट मीन्स ट्रेकिया। इसे बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। अब इसका फर्दर डिवीजन होता रहेगा, ये धीरे धीरे टूटता रहेगा और टूटता रहेगा और टूटता रहेगा। सबसे पहले प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रोंकाई में टूटेगा, सेकेंडरी से टर्चरी ब्रोंकाई में टूटेगा, टर्चरी से क्वाटरनरी ब्रोंकाई में टूटेगा। फिर ये ब्रोंक्यूल्स में फर्दर डिवीजन होना शुरू हो जाता है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स या इनिशियल ब्रोंक्यूल बोल सकते हैं। फिर लास्ट में आके फाइनल ब्रोंक्यूल्स में टूट जाता है। जैसे एग्जांपल सेकेंडरी ब्रोंकाई में टूटा, सेकेंडरी से और टर्चरी में टूटा, टर्चरी से और क्वाटरनरी में टूटा, फिर ये इनिशियल ब्रोंक्यूल, ऐसे चलते चलते ये फाइनल ब्रोंक्यूल में जाके टूट जाते हैं। फिर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ये होता है हमारा एक बैग लाइक इरेगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है। बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इरेगुलर से, इसे बोला जाता है हमारा एल्वियोलाई। तो सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकाइज होते हैं, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आ जाते हैं, सेकेंडरी के बाद टर्सरी आ जाते हैं, टर्सरी के बाद क्वाटरनरी आ जाते हैं, फिर ये इनिशियल एंड फाइनल में पहुंच जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स एंड फाइनल ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स। तो ये लास्ट में जाकर जो ओपन हो जाते हैं वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, रेगुलर से शेप होता है, जिसे बोला जाता है एल्वियोलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बिकॉज दिस इज द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। यहीं पर जो है गैसेस का एक्सचेंज होगा, इसके आसपास जो ब्लड सप्लाई होगी सब वस्कुलर होगा, सभी ब्लड सप्लाई होगी। यहीं से डिफ्यूज होकर ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर करेगी, यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से इसके अंदर एंटर कर जाएगी। ठीक है, यहीं से डिफ्यूजन चलता है। तो ये होती है साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज। साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज समझ में आया यहाँ तक स्ट्रक्चर? ठीक है, तो हम एक बार और इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जो एयर एंटर करी वो नोस्ट्रिल के थ्रू करती है या माउथ के थ्रू एंटर कर सकती है। उसके बाद ये नेजल चैम्बर में एंटर करती है, नेजल चैम्बर के बाद ये नेजल पाथवे के थ्रू होती हुई फेरिंग्स में पहुंच जाती है। फेरिंग्स दोनों ही कॉमन ओपनिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है ये फेरिंग्स। कॉमन ओपनिंग है फॉर बोथ विंड पाइप एंड फूड पाइप। अब ये विंड पाइप से पहले जो सबसे ऊपर लगा होता है वॉइस बॉक्स लगा होता है, उसे बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है पूरा कार्टिलेज का बना हुआ है जिसके वाइब्रेट होने से साउंड प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में। लैरिंग्स के ऊपर जो एक स्ट्रक्चर लगा होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है जब हम खाना खाते हैं इनहेल करते हैं तो बंद हो जाता है, एक्सहेल करते हैं तो खुल जाता है, इसी को बोला जाता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है? इसको कवर कर देता है। में चलेगा विंड पाइप, ट्रैकिया बोला जाता है इसे। फिफ्थ थोरेसिक रीजन से ये फिफ्थ थोरेसिक रीजन से डिवाइड हो जाता है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। फिर इसका फर्दर डिवीजन चलता है, जैसे प्राइमरी के बाद सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी के बाद टर्सरी बोलते हैं, और डिवीजन होगा क्वाटरनरी बोल देंगे। फिर ये जो और ब्रेकआउट हो जाता है और इसकी ब्रांच टूट जाती है किसमें? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, फिर फाइनल ब्रोंक्यूल्स में। फाइनल ब्रोंक्यूल्स के बाद जो फाइनली ये ओपन होता है किसमें? एल्वियोलाई में। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यही साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज है। इसी के डिफ्यूजन के थ्रू जो है एयर हमारी यहाँ एंटर करती है, यानी ऑक्सीजन एंटर करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड इसी के अंदर जाएगी। अब हम इसको एक बार समरी के थ्रू और समझ लेते हैं पूरे पाथवे को, यानी फ्लो चार्ट बनाकर देखेंगे, इसका एक समरी भी हो जाएगी, समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले एयर कहाँ एंटर की? नोस्ट्रिल में। नोस्ट्रिल्स के बाद जो एयर एंटर करती है नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर के बाद जो एयर एंटर करती है वो करती है नेजल पैसेज में। नेजल पैसेज के बाद जो एयर एंटर करती है
फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद जाती है लैरिंग्स में, दैट मीन्स वॉइस बॉक्स में। किसके थ्रू जाती है? एपिग्लोटिस के थ्रू हो जाती है यहाँ पर। लैरिंग्स के बाद ये एंटर करती है ट्रेकिया में, दैट मीन्स विंड पाइप में। ट्रेकिया का जो ब्रेक डाउन हो जाता है वो ब्रोंकाई में हो जाता है। कौन कौन से ब्रोंकाई? प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई एंड क्वाटरनरी ब्रोंकाई। और इनका जो ब्रोंकाई का ब्रेक डाउन होता है वो होता है ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स का भी डिवीजन चलता है इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल से लेकर फाइनल तक इनका ब्रेकडाउन चलेगा। फिर ये फाइनली ओपन हो जाते हैं एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई कहलाती है हमारी यूनिट ऑफ लंग्स, साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है, हम पूरा पाथवे समझ चुके हैं। नोस्ट्रिल्स, नेजल चैम्बर, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई, initial to final bronchioles, and last one is alveoli. This is the complete pathway of gases exchange in humans. Thank you.